दोस्तों, अगर मैं आपसे एक सवाल करूं कि मिडिल ईस्ट जो दुनिया की सबसे अनस्टेबल जगह है, जहां हर दिन कहीं ना कहीं एक छोटी या बड़ी कॉन्फ्लिक्ट होती रहती है, जहां के एक समय के बड़े शहर आज बंजर पड़े हुए हैं, तो इसके पीछे आखिर कारण क्या है? दोस्तों, आपका जवाब जो भी हो, मैं दावे के साथ एक चीज़ कह सकता हूं कि उसका रिलेशन कहीं ना कहीं एक ऐसे युद्ध से जाकर मिलेगा जो आज मिडिल ईस्ट के अनस्टेबल होने की सबसे बड़ी वजह है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ गल्फ वॉर की। वही गल्फ वॉर जिसने अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज़ के मुंह से शराफत के नकाब उतार दिए थे। गल्फ वॉर जिसने पूरी दुनिया को ये रियलाइज़ करा दिया था कि वो चाहे जितनी भी आगे बढ़ जाए, रहेगी मिडिल ईस्टर्न ऑयल की गुलाम ही। गल्फ वॉर जिसने सद्दाम हुसैन जैसे तानाशाह की कब्र खोद डाली। गल्फ वॉर जिसने मॉडर्न डे जियोपॉलिटिक्स के पैमाने बदल दिए। और गल्फ वॉर जिसने बता दिया कि दोस्ती और दुश्मनी कुछ भी परमानेंट नहीं होती है। और दोस्तों, अगर हम गल्फ वॉर को नहीं समझ पाए तो ना तो हम प्रेजेंट डे मिडिल ईस्टर्न क्राइसिस को समझ पाएंगे, ना तो हम ये समझ पाएंगे कि इराक जो कभी इतना समृद्ध देश हुआ करता था, वो कैसे आज आतंकवादी संगठनों का गढ़ बन गया है। कैसे ईरान जो एक आधुनिक विचारों वाला देश था, वो आज कट्टरपंथ की तरफ चला गया है। कैसे अमेरिका और इराक जिनके बीच जय वीरू की दोस्ती थी, वो आज एक दूसरे को देखना तक बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। और क्यों सऊदी अरेबिया एक मुस्लिम देश होने के बाद भी अमेरिका का दोस्त है। दोस्तों, इन सब प्रेजेंट जियोपॉलिटिकल सिचुएशन का राज कहीं ना कहीं उस गल्फ वॉर की हिस्ट्री में दफन है, जिसे हम इस सीरीज के माध्यम से समझेंगे। हम उन मेजर कंट्रीज की हिस्ट्री, कॉन्फ्लिक्ट्स और इवेंट्स को समझेंगे जिन्होंने मिलकर 20th सेंचुरी की सबसे बड़ी मिडिल ईस्टर्न वॉर यानी गल्फ वॉर को अंजाम दिया। दोस्तों, मैं जानता हूं कि मिडिल ईस्ट के नाम पर ज़्यादातर लोग सिर्फ इसराइल पैलेस्टाइन वॉर को ही जानते हैं, बट बिलीव मी, वो पूरी हिस्ट्री का 20% भी नहीं है। लेकिन दोस्तों, मैं एक चीज़ दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप इस सीरीज़ के अंत तक बने रहे तो ये सीरीज़ आपको मिडिल ईस्ट और यहाँ से जुड़ी जियोपॉलिटिक्स का मास्टर बना देगी। तो इस सीरीज़ को एंड तक ज़रूर देखिए। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं इराक के साथ। दोस्तों, गल्फ वॉर के मेजर प्लेयर्स की बात करें तो इसमें इराक, ईरान, कुवैत, सऊदी अरेबिया, अमेरिका और इसके अलावा 35 और कंट्रीज इन्वॉल्व थी। इराक और ईरान इस पूरे युद्ध के सेंटर पॉइंट्स थे और इन दोनों देशों की आपसी टसल ने ही कहीं ना कहीं गल्फ वॉर की नींव रखी थी। इसीलिए अगर गल्फ वॉर को समझना है तो सबसे पहले इन दोनों देशों की 20th सेंचुरी की हिस्ट्री और जियोपॉलिटिक्स को समझना होगा। ये समझना होगा कि कैसे वेस्टर्न ताकतों ने तेल के लालच में इन दोनों देशों में ऐसे पॉलिटिकल षड्यंत्रों को फंड किया जो आगे जाकर गल्फ वॉर की फाउंडेशन बनी। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं इराक की बेसिक हिस्ट्री और उसकी जोग्राफिकल लोकेशन से। दोस्तों, इराक के नॉर्थ में टर्की, ईस्ट में ईरान, साउथ ईस्ट में कुवैत, साउथ में सऊदी अरेबिया, साउथ वेस्ट में जॉर्डन और वेस्ट में सीरिया आता है। इराक की ज्योग्राफी इसे पर्शियन गल्फ में इजी एक्सेस देती है, जिसकी वजह से ये देश जियोपॉलिटिकली काफ़ी सिग्निफिकेंट हो जाता है। और इराक जो ज्योग्राफिकली काफ़ी रिच है, उसकी हिस्ट्री भी कहीं ना कहीं उतनी ही रिच है। इराक न केवल इनिशियल सिविलाइजेशंस जैसे अकेडियंस, बेबीलोनियंस और एसिरियन सिविलाइजेशंस का बर्थ प्लेस है, बल्कि यहीं पर राइटिंग, लॉ, मैथमेटिक्स और गवर्नेंस जैसी फील्ड्स की फाउंडेशन रखी गई थी। अब चाहे वो सिकंदर का आक्रमण हो या फिर इस्लामिक खलीफा और ऑटोमन एम्पायर का शासन, इराक ने हमेशा से ही कभी राइज तो कभी फॉल देखा है। अपने इस्लामिक गोल्डन एरा के समय इराक ने ऐसे कई स्कॉलर्स, फिलोसोफर्स और साइंटिस्ट को नर्चर किया था जिन्होंने आगे चलकर मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी और लिटरेचर में दुनिया को एक नई दिशा दी। कुल मिलाकर इराक को अपने पूर्वजों द्वारा एक गर्व कराने लायक इतिहास मिला। लेकिन 20th सेंचुरी की शुरुआत में कुछ ऐसा हुआ जिसने इराक की तकदीर को पलट कर रख दिया। अब 20th सेंचुरी में किसी भी देश में टर्बुलेंस आए और इन टर्बुलेंसेस को लाने में ब्रिटिशर्स की भूमिका ना हो, ऐसा भला कैसे हो सकता है? और इराक में भी ऐसा ही कुछ हुआ। और वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होने के बाद जब ऑटोमन एम्पायर ताश के पत्तों की तरह बिखर गया, तो इसके बाद इराक 1921 में ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ गया। उन्होंने अपने कठपुतली राजा किंग फैजल 1 को गद्दी पर बैठाया और इराक में हैशेमाइट मोनार्की को एस्टैब्लिश कर दिया। इराक को अपने कंट्रोल में लेने के बाद ब्रिटिशर्स ने यहाँ भी वही किया जो उन्होंने इंडिया और अपनी बाकी कॉलोनीज में किया था, एक्सप्लॉयटेशन यानी कॉलोनीज के संसाधनों का दोहन। और दोस्तों, ये वही समय था जब दुनिया भर में पेट्रोलियम के भंडार खोजे जा रहे थे और जर्मनी, ब्रिटेन, रूस और अमेरिका जैसी महाशक्तियों को मालूम था कि अगर उन्हें दुनिया में अपनी बादशाहत कायम रखनी है तो उन्हें पेट्रोलियम पर अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश करना होगा। और यहीं पर ब्रिटिशर्स के लिए एक सोने पर सुहागा की बात यह रही कि 1927 में उनकी कॉलोनी इराक के शहर किरकुक में पेट्रोलियम के भंडार खोज लिए गए, क्योंकि ब्रिटिशर्स की नज़र हमेशा से ही एक पैरासाइट की तरह कॉलोनीज के संसाधनों और पैसों पर ही रही।
तो ब्रिटिशर्स की उन देशों में गवर्नेंस चलाने में बिल्कुल रुचि नहीं थी। इसीलिए उन्होंने 1932 में इराकी पेट्रोलियम के एक्सप्लोरेशन राइट्स और दर्जन भर इकोनॉमिक ट्रीटीज जो ब्रिटिशर्स के पक्ष में थी उस पर किंग फैजल द फर्स्ट के साइन कराकर इराक को इंडिपेंडेंस दे दी। इराक को इंडिपेंडेंस दिलाकर फैजल द फर्स्ट को ये लगा कि उन्होंने वीरता के झंडे गाड़ दिए हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम था कि उनका ये फैसला आगे आने वाले समय में मोनार्की के लिए काल बनकर आने वाला था। ब्रिटिशर्स इराकी पेट्रोलियम और संसाधनों पर गिद्ध की तरह टूट पड़े और इराकी इंडिपेंडेंस 1932 से लेकर 1958 तक हैशमाइट मोनार्की के 3 शासक किंग फैजल द फर्स्ट, गाजी और किंग फैजल द सेकेंड आए, जिनके काल में अंग्रेज़ों ने इराक को खूब लूटा और यहाँ के अमीरों और गरीबों के बीच का फासला बढ़ने लगा। देश में पेट्रोलियम से पैसा आ रहा था बट वो नीचे तक अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पा रहा था और लोग ब्रिटिश कंट्रोल मोनार्की से बिल्कुल खुश नहीं थे। इराक की फॉरेन पॉलिसी हो या इकोनॉमिक पॉलिसी, इनमें ब्रिटिश इन्फ्लुएंस लोकल लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं था और धीरे धीरे हैशमाइट मोनार्की के खिलाफ इराक में विद्रोह के स्वर तेज हो गए और आए दिन रैलीज और प्रोटेस्ट होने लगे और धीरे धीरे लोगों में आक्रोश बढ़ने लगा। और इन दी एंड इस आक्रोश का फायदा 14 जुलाई 1958 को इराक के मिलिट्री ऑफिसर अब्दुल करीम कासिम ने उठाया, जब उन्होंने किंग फैजल द सेकेंड का तख्ता पलटकर इराक को एक मोनार्की से रिपब्लिक कंट्री बना दिया और इसी दिन को 14th रेवोल्यूशन का नाम दिया गया। अब्दुल करीम कासिम इराक के पहले प्रधानमंत्री बने, लेकिन हर देश हमारे देश भारत जैसा नहीं होता। गणतंत्र को लाने और गणतंत्र को बनाए रखने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है और मैं ये बात इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि कासिम के प्रधानमंत्री बनते ही उसके खिलाफ षड्यंत्र रचने और उसके अपने ही गुट में बगावत के स्वर गूंजने लगे। दरअसल मोनार्की को पसंद ना करने वाला इराक में इकलौता कासिम ही नहीं था, इसके अलावा भी ऐसे कई रीजनल प्लेयर्स और पार्टीज थी जो मोनार्की को हटाकर खुद सत्ता का स्वाद चखना चाहती थी। इसीलिए जब कासिम सत्ता में आए तो उनसे एक 22 साल का लड़का जल बुन बैठा और वो पावर हासिल करने के लिए किसी हद तक भी जाने को रेडी हो गया। उसने कासिम को असैसिनेट करने की कोशिश की। इससे पहले वो इस काम को अंजाम दे पाता, ये खबर कासिम को पता लग गई, जिसकी वजह से उस लड़के को इराक छोड़कर 4 सालों के लिए इजिप्ट भागना पड़ा। और दोस्तों, मैं यहाँ किसी और की नहीं बल्कि 20th सेंचुरी के सबसे पावरफुल तानाशाहों में से एक डिक्टेटर सद्दाम हुसैन की बात कर रहा हूँ। वो सद्दाम हुसैन जो आने वाले समय में इराक की किस्मत को 360 डिग्री पलटने वाला था, वही सद्दाम हुसैन जिसने इराक को एक ऐसे वॉर में ढकेल दिया जिसकी लपटें आज भी इराक में उठती दिखती हैं। राइज ऑफ सद्दाम हुसैन। दोस्तों, सद्दाम हुसैन जिसका जन्म 28 अप्रैल 1937 को बगदाद में हुआ, वो बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा रेबल किस्म का इंसान था। सद्दाम इराक की उस राजनीतिक उठापटक के बीच पैदा हुआ जहां पर उसने ब्रिटिश एम्पायर और मोनार्की के अत्याचारों को खूब देखा। इसीलिए बचपन से ही वो विद्रोही स्वभाव का हो गया और ब्रिटिशर्स के खिलाफ हो या मोनार्की के खिलाफ उसे छोटी छोटी बातों पर विद्रोह करना अच्छा लगता था। आने वाले समय में वो कितना क्रूर होगा इसका अंदेशा लोगों को सद्दाम के बचपन में ही लग गया था, जब उसने छोटी सी उम्र में बाथ पार्टी को ज्वाइन कर लिया था। 1950s के दशक में जब मोनार्की के खिलाफ विद्रोह हो रहे थे, उन सारे विद्रोह में सद्दाम सबसे आगे था। वो एक ऐसे इराक का सपना देखता था जो ज़्यादा संगठित और पावरफुल हो, जो बाकी अरब देशों को एकजुट रखने का दम रख सके और जिस पर किसी का कंट्रोल ना हो। इसीलिए जब कासिम सत्ता में आया, जो पॉलिसीज़ वाइज काफ़ी लिबरल और सॉफ्ट था, वो सद्दाम जितना रैडिकल विचारों वाला नहीं था। ये बात सद्दाम को पसंद नहीं आई। वो कासिम को रियल रूलर मानता नहीं था और इसी वजह से उसने कासिम को मारने की कोशिश की। हालांकि वो नाकामयाब रहा, लेकिन 22 साल के इस लड़के की हिम्मत को देख उसका नाम बाथ पार्टी और पूरे इराक में फेमस हो गया। कासिम के सत्ता में आने के बाद इराक में षड्यंत्रों और तख्ता पलट का एक ऐसा दौर चला जो सद्दाम के पावर में आने के बाद ही बंद हुआ। 1963 में बाथ पार्टी और मिलिट्री ने कासिम का तख्ता पलट कर अब्दुल सलाम आरिफ को इराक का कर्ता धर्ता नियुक्त कर दिया, जो सद्दाम का काफ़ी करीबी था। आरिफ के सत्ता में आने के बाद सद्दाम को 4 साल बाद अपने देश इराक लौटने का मौका मिला, लेकिन एक बार फिर वक्त बदलते देर नहीं लगी और बाथ पार्टी के अंदर ही बगावत शुरू हो गई। कोइंसिडेंटली 13 अप्रैल 1966 को आरिफ की एक प्लेन क्रैश में मौत हो गई, जिसके बाद सलाम आरिफ का छोटा भाई अब्दुल रहमान आरिफ सत्ता में आता है। रहमान की सद्दाम से बिल्कुल नहीं बनती थी, जिसकी वजह से इसके सत्ता में आने के बाद सद्दाम को जेल में रहना पड़ा। लेकिन ये ज़्यादा समय तक नहीं था, क्योंकि 17 जुलाई 1968 को फिर से बाथ पार्टी के सपोर्ट और मिलिट्री इंटरवेंशन के बाद रहमान को सत्ता से उखाड़ फेंक दिया गया और बाथ पार्टी के लीडर अहमद हसन अल बकर को इराक का नया लीडर डिक्लेयर किया गया। और अल बकर के सत्ता में आने के बाद सद्दाम की किस्मत चौंक उठी, क्योंकि अहमद उसका चचेरा भाई था।
भाई के सत्ता में आने के बाद सद्दाम हुसैन न केवल जेल से छूटा बल्कि उसी पार्टी में रेवोल्यूशनरी कमांड काउंसिल का एक इम्पॉर्टेंट मेंबर भी बन गया। अब भले ही रेवोल्यूशनरी कमांड काउंसिल का पद एक छोटा पद था, लेकिन सद्दाम की भूमिका पार्टी में इससे काफी ज्यादा बड़ी थी। उसका रुतबा और पावर इससे काफी ज्यादा बड़े थे। सद्दाम भले ही अहमद का चचेरा भाई था, लेकिन वही पार्टी का असली कर्ता धर्ता था। लोगों का कहना था कि जितने भी इंपॉर्टेंट पार्टी के डिसीजन लेने होते थे वे सद्दाम ही लिया करता था, और पार्टी के हर डिसीजन में कहीं ना कहीं सद्दाम की भागीदारी जरूर होती थी। और जैसे जैसे सद्दाम का इन्फ्लुएंस पार्टी में बढ़ता गया, वैसे वैसे उसने अपना एक अलग गुट बनाना शुरू कर दिया। दोस्तों, आपको मालूम ही होगा कि इराक एक शिया मुस्लिम बहुल देश है और सद्दाम हुसैन एक सुन्नी मुस्लिम था। इसीलिए उसने सुन्नी मुस्लिम्स को खुश करने के लिए और उनका समर्थन हासिल करने के लिए शिया मुस्लिमों को मरवाना और उनके खिलाफ भाषण देना शुरू कर दिया। उसे जैसे जैसे पावर मिलती गई वैसे वैसे वो और क्रूर होता गया और उसने गुपचुप तरीके से अपने गुट को ज्यादा मजबूत करना शुरू कर दिया। सद्दाम हुसैन धीरे धीरे दीमक की तरह पार्टी को अंदर से ही खा रहा था और अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था। और फिर 1979 में वो समय आ ही गया जिसका इंतजार सद्दाम को बहुत सालों से था। उसका चचेरा भाई अहमद हसन अल बकर थोड़ा बीमार रहने लगा। वो अब ऐसी कंडीशन में नहीं था कि एक्टिव पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो सके, और यहाँ सद्दाम हुसैन ने मौके का फायदा उठाते हुए पार्टी में अपना नाम आगे करना शुरू कर दिया। और इन दी एंड अहमद को सत्ता से हटाकर खुद इराक का असली शासक बन बैठा। सत्ता में आने के बाद दुनिया को सद्दाम का वो रूप देखने को मिला जिसके लिए वो आज तक मरने के बाद भी जाना जाता है, आफ्टर बीइंग इन पावर। 1979 में सत्ता में आते ही सद्दाम ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। उसके खिलाफ कोई तख्ता पलट ना हो सके और उसका खौफ लोगों में बना रहे, इसीलिए उसने एक साथ अपने 66 विद्रोहियों को मौत के घाट उतार दिया। उसने अब खुलकर इराक में रहने वाले शियाओं और कुर्द्स के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, और वो शियाओं से कितनी नफरत करता है इसका पता 1982 में तब चला जब अपने ऊपर हुए एक जानलेवा हमले के इल्जाम में उसने 148 शियाओं को फांसी के फंदे पर लटका दिया। लेकिन शायद उसे ये मालूम नहीं था कि आगे चलकर उसकी फांसी का कारण भी यही फांसियां होने वाली थी। पर 1979 में ही जब वो खुद सत्ता में आया, उसके बाद इसी साल इराक के पड़ोसी देश ईरान में भी एक ऐसा ही बंदा सत्ता में आया जिसने सद्दाम हुसैन की नींद उड़ा के रख दी। मैं बात कर रहा हूँ रूहोल्लाह खुमैनी की, जिसने 1979 में इस्लामिक रेवोल्यूशन को जन्म दिया था, और इसी रेवोल्यूशन ने ईरान के समाज के साथ पूरी पॉलिटिकल व्यवस्था को बदल कर रख दिया। दोस्तों, क्योंकि ईरान भी एक शिया बहुल देश है, इसीलिए रूहोल्लाह खुमैनी के सत्ता में आने की वजह से सद्दाम हुसैन को ये डर सताने लगा कि जिस तरीके से शिया मूवमेंट ईरान में हुआ है, वही मूवमेंट अगर कहीं शिया बहुल इराक में हो गया तो उसकी सत्ता भी उसके हाथ से जा सकती है। इसी डर से 1980 में सद्दाम ने ईरान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और 8 साल तक एक ऐसे युद्ध में शामिल रहा जिसने इराक को न केवल दिवालिया कर दिया बल्कि गल्फ वॉर के लिए नींव भी तैयार कर दी। दोस्तों, अब वीडियो के सेकंड पार्ट में हम ईरान की 1979 तक की हिस्ट्री और वर्ल्ड के सबसे रैडिकल इस्लामिस्ट लीडर रूहोल्लाह खुमैनी की उदय की बात करेंगे। हम बात करेंगे कि कैसे खुमैनी सद्दाम हुसैन के लिए नाइटमेयर बन के सामने आए, और बात करेंगे कि कैसे ईरान वेस्टर्न लिबरल आइडियोलॉजी वाले देश से कैसे रैडिकल इस्लामिस्ट देश बन गया और किन कारणों की वजह से 1980s में ईरान इराक के साथ युद्ध में शामिल होकर गल्फ वॉर की परिणति तक पहुंचा। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप इस सीरीज़ में ज़रूर बने रहिए। और ये था एंड इस वीडियो का। दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।